हेलो डियर इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं भूतेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद यही है कि अगर आपने CHSL का पेपर दिया है तो अच्छा दिया होगा, अच्छी तैयारी की होगी और आपके CGL के एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं लेकर आया हूं। आगे CGL के एग्ज़ाम कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे तो राइट एग्जैक्ट टाइम पर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा क्या दूँ तो उसमें ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो ये मैं आपको देने वाला हूँ कि CHSL की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके टॉप 15 क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहाँ से उठाए हैं बिकॉज मैंने जो स्टूडेंट्स हैं अपने उनसे तो मंगाए नहीं, एनालिसिस देने का कोई मूड नहीं था, टाइम भी नहीं था, तो ये यूट्यूब से ही मैंने उठाए हैं और उनमें से जो मेरे को लगे कि हाँ ये बढ़िया 15 क्वेश्चन है सारों में से, ये स्टूडेंट देखना चाहेंगे या इनमें मैं आपकी काफ़ी मदद कर सकता हूँ, वो मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके CGL के एग्ज़ाम के लिए आगे, और ये हेल्पफुल रहेगी। टाइम अगर कम है आपके पास तो 1.5 गुना या 2 गुना करके देख सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, मैं आराम से अपनी पेस में समझाऊंगा। तो हाँ, एक और बात यहाँ पर पता लगी है CHSL के एग्ज़ाम से कि भैया जो ओल्ड पेपर हैं, पहले CHSL की 3 दिन या 2 दिन, कितने दिन हुआ था अभी मेरे को याद नहीं है, पहले CHSL के कुछ एग्ज़ाम हुए थे और कैंसिल हो गए थे। अब बच्चे कुछ कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो करंट अफेयर है वो पुराने ही आ रहे थे, यानी कि ओल्ड पेपर जो थे वो ही यूज़ हो रहे थे, नए पेपर इन्होंने सेट नहीं किए थे। तो हो सकता है ऐसा CGL के लिए भी कर दें, क्योंकि CGL भी तो पहले से ड्यूल्ड था, उस हिसाब से हो सकता है इन्होंने एग्ज़ाम्स तैयार कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये मैं करंट अफेयर के लिए बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल की भी कर जाना है अच्छे से, उसको लाइटली मत लेना, और पिछले 6 महीने की भी कर जाना, पिछले 1.5 साल की कर जाना। और हाँ, ये जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो भी ठीक ठाक से क्वेश्चन थे, तो उन सभी की, इन टॉप 15 की और उन सभी की PDF चाहिए। वीडियो देखने का मन नहीं है तो कोई नहीं, जो अपनी इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसमें फ्री PDF स्टोर है। इवन कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर फ्री PDF स्टोर आपको मिलेगा। ऐप ओपन करते ही होम स्क्रीन पर, वहाँ से आप YouTube वीडियोज़ नामक फोल्डर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर YouTube की सारी वीडियोज़ पड़ी। स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को करना, और बिकॉज अभी हम कंसेप्ट सीख नहीं रहे हैं तो ठीक ठाक मॉडरेट सी पेस पर समझाऊंगा, ये नहीं कि बहुत ही डीप में चले गए, तो जल्दी जल्दी काम कर देंगे। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी होती है ऑल्टरनेट नंबर्स का पेयर उठाएं, उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं, देखो 6 और 3 9 और 4 13, तो ऊपर से अपने पास आया 13 प्लस m, नीचे अपने पास आया 2 और 1 3 और k और 5, यानी कि 8 प्लस k। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी पता चलेगी या तो इन दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस हो या फिर 11 के मल्टीपल का डिफरेंस हो। वैसे 0 भी 11 का मल्टीपल हो गया, 0th मल्टीपल। तो देखिए, हम दोनों केस करके देखते हैं, इन दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस भी करके देखते हैं और 11 का डिफरेंस भी क्रिएट करके देखते हैं। 22 का हम कर नहीं पाएंगे k और m की वैल्यूज को लेकर। तो देखो, ऊपर वाली जो चीज़ है वो इससे ऑलरेडी 5 बड़ी है, वो इससे पहले ही 5 बड़ी है। अगर मैं ऊपर वाली को 11 बड़ा बनाना चाहता हूँ, वो पहले ही 8 और 5 13, पहले ही 5 बड़ी है। अगर मैं उसको 11 बड़ा बनाना चाहता हूँ तो 5 की लीड पर वो ऑलरेडी है, 6 की लीड और देनी पड़ेगी, 6 और उसको एक्स्ट्रा कर दूं इससे, इसके कंपैरिजन में, तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूं, उसको 6 बड़ा लेना है इससे, ओके, और k प्लस m की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो मैं m की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, ये नहीं लूंगा मैं इसको 0 और उसको 6 का डिफरेंस तो तब भी आ जाएगा, मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। तो m को लूंगा 9 और ये हो जाएगा 3, तो m हो जाएगा 9 है और k हो जाएगा 3, तो यानी कि k प्लस m की वैल्यू 12 भी हो सकती है, 9 और 3 ले लो, लेकिन इसमें मैक्स आएगी या इसमें मैक्स आएगी देखना पड़ेगा। तो अब मैंने कोशिश की कि मैं उसको 11 ज़्यादा कर दूं, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 0 कर दूं। ओके जी, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 0 करेंगे तो हम ये करते हैं कि वो जो है वो इससे 5 ज़्यादा है, वो इससे 5 ज़्यादा है, तो मैं k को m से 5 ज़्यादा कर दूँ तो वो 5 ज़्यादा है इस वाले से, k को m से 5 ज़्यादा कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो k अगर मैंने उससे 5 ज़्यादा रखना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैं k को ले लेता हूँ 9
और m को मैं 4 ले लेता हूँ, है ना, मैक्सिमम बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा 9 और 4, नहीं 5 ज़्यादा है ना जी, हाँ ये 4 ले लिया, और इस केस में कितना ज़्यादा था, इस केस में से, ठीक है, 9 और 4 13, देन आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जी 13, k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ये आपको दिख तो रहे ना भाई, एचडी में देख लेना अगर ना दिखे तो, सीधी बात है, मैंने हाथ से ये लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और अपनी एक वैकॉम की टैबलेट होती है जिस पर सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो उस पर मैंने लिखे हैं, उस पर ऐसी राइटिंग आती है, नोटबुक पर तो हालांकि अपनी अच्छी भी आ जाएगी, इस पर ऐसी आती है। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 201। अपने पास ऑप्शन तो होंगे ही हैं, और ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, एवरेज 201 है, तो हम हिट एंड ट्रायल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कन्वेंशनली बताऊंगा, आप एग्जाम में उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वैसे करने में। तो 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो मैं जल्दी से क्या कर लूँगा, 4 कंजिक्यूटिव, मेरे दिमाग में एक नंबर आया x, मुझे ऑड नंबर चाहिए है, एक इससे बड़ा, मैंने मान लिया कि x + 1 ऑड है और x - 1 भी ऑड होएगा, मैंने मन ही मन में कोई नंबर सोचा, आपको x सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक नंबर हो गया x + 3, बिकॉज ऑड नंबर दो के गैप में होगी, एक नंबर इससे 2 पीछे हो गया x - 3, समझ गए। 4 ऑड नंबर अगर अज्यूम करने हैं तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, कंजुगेटिव ऑड नंबर, ठीक है, और करने को ऐसे भी कर सकते हो, x + 1 x + 3 है, इसमें कुछ फ़ायदे हो जाते हैं ऐसे करने के। ओके जी, तो ये 4 नंबर हैं। एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया कि इन सब की एवरेज 201 है, इन सब के स्क्वायर की एवरेज, इनकी एवरेज होती है तो हम वैसे ही देख लेते हैं मेंटली, तो इनके स्क्वायर की एवरेज, यानी कि इन सब का स्क्वायर करेंगे और उसका सम करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं। इन सब का स्क्वायर करके सम करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपको क्या देगा, ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ a² + b² प्लस इसका और इसके स्क्वायर का सम आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा है, और उनकी एवरेज क्या बताई जा रही है, उनकी एवरेज बताई जा रही है 201। तो चलिए जी, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, 2 इधर गया इंटू 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जी 402, और यहाँ पर मुझे क्या मिला, x² 2x² + 10, अगर 2x² + 10 उतना है तो 10 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 392, अगर मैं 2 से इसको काट दूंगा तो ये हो जाएगा 196, यानी कि x की वैल्यू 14 है, यानी कि उसने पूछा क्या है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7, पहले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उनकी एवरेज निकालें। ठीक है जी, तो अगर x की वैल्यू 14 है, 14 - 13 11, पहले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो 77, 14 + 3 17, लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 17 दूनी 34, और इनकी एवरेज निकालो, ये तो आप निकाल ही लोगे, ये भारी भरकम काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है, अपने बस की बात नहीं, इनकी एवरेज निकाल लेना। नेक्स्ट, A man marks some articles at 25%, some articles 25% above the cost price, ठीक है, प्राइस लिखा है, cost price मान लो। If out of these 25 articles are sold on the market price, 60% at 25% discount and rest at a discount of 10%। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कैलकुलेशन के कारण, लॉजिक तो कोई बैंकर है नहीं, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना दिमाग पर बर्डन लिए, बिना कुछ याद किए आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जितनी आसान हो सकती है उतनी, ठीक है, चाहे परसेंटेज में कर लो, चाहे फ्रैक्शन में कर लो, चाहे मिक्स करके कर लो, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखो ज़रा, दो तरीके से बता दूंगा, उन्हीं में सारे आ जाएंगे। तो बंदे ने किया क्या है, बंदे ने कॉस्ट प्राइस 25% ऊपर, कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्केट प्राइस कर दिया, ठीक है, ओके जी। आउट ऑफ दिस उसने 25% आर्टिकल बेच दिए हैं कुछ फ़ायदे पर, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, फिर 60% आर्टिकल कुछ और फ़ायदे पर बेच दिए, और बाकी के बचे खुचे 15% आर्टिकल, 60 और 25 85, 100 - 85 15, बाकी के 15 आर्टिकल कुछ और फ़ायदे पर बेच दिए हैं। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और ये है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लॉस को हम नेगेटिव से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 25% एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे बिल्कुल भी, ये समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे एक और स्टेप बताऊंगा तब पता लग जाएगा। 25% आर्टिकल्स आर सोल्ड ऑन दी मार्केट प्राइस पर बेच दिए, तो आपने सिर्फ लिखना है कि फ़ायदा कितना हुआ, आपने सिर्फ क्या लिखना है
कि 25% आर्टिकल पर फायदा कितना हुआ, 25%, ऐसे आप लिख सकते हो। 60% आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 25% डिस्काउंट। तो देखो उसने मार्कअप कितना कर रखा था, 25%। अगर मार्केट प्राइस पर बेचेगा तो 25% फायदा, तो पहले तो 25% फायदा होएगा, क्यों, क्योंकि उसने मार्कअप कर रखा है। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया, तो आपने 2% को जोड़ना है, 25% बढ़ाना और 25% घटाना। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, 25% बढ़ा है यानी कि प्लस का, 25% घटा है यानी कि माइनस का। और आपको पता है a% का इंक्रीमेंट, a% का डिक्रीमेंट, यानी कि a² बाई 100% का लॉस, यानी कि -6.25% का लॉस ही हुआ होगा। लॉस हुआ इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अब 15% का डिक्रीमेंट, तो 25% का तो फायदा होएगा, क्यों, क्योंकि मार्कअप किया था। 15% का लॉस होएगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर भी लगा लो वही a प्लस बी। तो a ये नेगेटिव का है, a माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 25 इंटू 15/100, तो 25 इंटू 15/100 2500 के, और 4 से इसको काटोगे 3.75, तो ये कितना हो जाएगा, 3.75 भी होएगा। हाँ जी, 10 में से इसको घटाओगे 6.25%। तो ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। मैं पर्सनली किसी और तरीके से करता, वही मैं आपको बता दूंगा, वो इससे फास्ट ही होएगा, मेरी नज़र में तो फास्ट ही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर रेशियो ले सकते हो एग्जैक्टली, बिकॉज ये क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर सिर्फ रेशियो ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। 5 5 25, 5 से 12, 5 से 15, कि 5 आर्टिकल 25% फायदे पर बेच दिए। 5 इंटू 25 सीधा सीधा बता देता हूँ बस, 12 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, डिवाइडेड बाई 5 + 12 + 3 आंसर। अब मैं दूसरे वे से आपको बताता हूँ, देखो दूसरा वे है जहाँ पर हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, और दिल करे तो हम फ्रैक्शन और परसेंटेज का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बंदे के पास कुछ नींबू थे, उस नींबू में से आधे नींबू उसने 20% फायदे पर बेच दिए, आधे नींबू यानी कि हाफ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पूछूंगा मैं आपसे कि 20% फायदा कितने नींबुओं पर हुआ है, हाफ पर। अब मैं बोलूंगा कि इस फायदे को पूरे में फैलाओ, पूरे में, तो फायदा हाफ हो जाएगा। अगर ओवरऑल नींबुओं पर आप देखोगे तो फायदा कितना होएगा, 10%। ये जो 20% फायदा है ये इतने से के ऊपर है। अगर मैं बोलूंगा पूरे के, अगर भाई इतने पर 20% फायदा हुआ है तो पूरे पर कितना होगा, इसको अगर पूरे में फैलाना है तो हाफ करेंगे। अगर आप ऐसे ना समझे हुए हो, ऐसे ना समझे हो, तो दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो एक खेत है, सिर्फ आधे खेत में बारिश हुई, सिर्फ आधे खेत में बारिश हुई, 10 सेंटीमीटर पानी चढ़ा है, वो प्रॉफिट ही हो गया, 10% पानी का लेवल बढ़ गया। मान लो पहले भी पानी था, तो अगर बारिश पूरे खेत में होती उतनी ही, नहीं बारिश का एग्जाम्पल नहीं लेते, फिर वो वहाँ पर भी 10% होता। मान लो एक बंदे ने नलकी से खेत में पानी भर दिया, नलकी से, तो आधे खेत में 10 सेंटीमीटर पानी गया। अगर वो पूरे खेत में उतना ही पानी भरता तो पूरे खेत में 5 सेंटीमीटर जाता, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैं प्रॉफिट को फैलाने की बात करूंगा, मैं फ्रैक्शन यूज करूंगा कि भाई ठीक है, बंदे ने 25% आर्टिकल्स यानी कि 1/4 आर्टिकल्स को बेचा और फायदा कितना कमाया, उसने मार्केट प्राइस पर बेच दिया, तो उसने फायदा कितना कमाया, 25%। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि पूरे में कितना असर पड़ेगा, पूरे में इतना असर पड़ेगा, वो मैंने लिख लिया, 1/4 इंटू 25। फिर मैं देखूंगा 60% यानी कि 3/5, और यहाँ पर कितना फायदा हुआ, ऐसे मैं परसेंटेज में लिखूंगा। लेकिन मैं पर्सनली परसेंटेज में नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, वही a+b वाला फॉर्मूला वही पंगे करेगा। क्यों पंगे लेने हैं, आसान तरीके से करो। देखो कैसे, हर जगह फ्रैक्शन यूज कर लो ना, एक बार एंड में जाकर परसेंटेज में कर देंगे आंसर, दिक्कत ही क्या है। देखो तो यहाँ पर फायदा कितना हुआ, 25% हुआ, 25% मार्कअप था, तो मैंने फायदे को भी फ्रैक्शन में लिखा। उसके बाद 60% आर्टिकल यानी कि 3/5 आर्टिकल। उसके बाद जो फायदा है ना, उसको फ्रैक्शन में बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, बहुत ही प्यार से। कैसे, मार्कअप कितना था अलग से निकालेंगे, मार्कअप था 5/4, फिर डिस्काउंट कितना दिया 25%, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, 25% डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3/4, तो ये कितना हो गया 15/16, यानी कि 16 की चीज़ 15 में बेच दी, लॉस हो रहा है, बीच में लॉस हुआ था ना वो, देखो, यानी कि -1/16 प्लस
बाकी बचे कुछ आर्टिकल हैं कितने 15%, तो मैं फ्रैक्शन में लेकर चल रहा हूँ 15/100 यानी कि 3/20 इंटू यहाँ पर कितना फायदा है नुकसान हुआ भाई साहब, मार्कअप तो 5/4 था, उसके बाद डिस्काउंट 9/10 था, 10% था, तो देख लो 4 दूनी 8, 9/8, 8 की चीज़ 9 में बेच दी, यानी कि 1/8 का फायदा है, 1/8। तो मैंने हर एक चीज़ फ्रैक्शन में रखी। अब क्या होगा, अब अगली ही स्टेप में आंसर है, ये इतना ज़्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो तो भाई नीचे डिनोमिनेटर क्या ले लूँ, मैं ले लेता हूँ जी 160, 4 चौके 16 दाई 160, 16 पंजे 80 दूनी और 3 एग्जैक्ट, जैसे भी भाई मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, जैसा भी क्वेश्चन बच्चों ने बताया है मैंने यूट्यूब से बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से यही था। तो अब इसको इंटू 100 कर दो, आपको किस में मिल जाएगा, परसेंटेज में उत्तर मिल जाएगा, खत्म कहानी। इसको सॉल्व करते हुए हमने क्या लिखा, सिर्फ एक स्टेप लिखी, साइड में कुछ बचे कैलकुलेशन किए थे छोटे मोटे, अगली स्टेप में आंसर है, दैट्स इट। काफ़ी सिंपल पड़ेगा ये मेथड ऐसे क्वेश्चन पर। अगला, द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर ये करके दिखाओ, इसके लिए फॉर्मूला रटना पड़ रहा है। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और कोई भारी भरकम फॉर्मूला तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटी मोटी बातें मैं कुछ बता देता हूँ आपको उससे पहले। ठीक है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसके अंदर सर्कल है लाल वाला, और ऐसे हमेशा इसके कोने में अगर इन सर्कल बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हमेशा एक स्क्वायर बनता है, और उसकी जो साइड होती है वो इन रेडियस आर होती है, आर के बराबर। ये बातें आपको पहले ही पता होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं मान लूँ ए, तो ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बी मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक भी होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल भी होएगा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलोगे सर सेमी पेरीमीटर होता है पूरे पेरीमीटर का आधा। तो पूरे पेरीमीटर के अंदर 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 आर हैं। मैं आपको एक ऐसा रिजल्ट बताऊंगा जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, याद नहीं भी रखोगे तो ट्रायंगल की शक्ल देखकर याद आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोई भयंकर फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखो, तो सेमी पेरीमीटर के अंदर, पूरे पेरीमीटर के अंदर 2 ए 2 बी 2 आर हैं। सेमी यानी कि आधा, इसके अंदर 1 ए 1 बी और 1 आर होगा। और ए और बी क्या होता है बताएंगे जरा? ए प्लस बी होता है हाइपोटेन्यूज। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ दोस्त, ऐसे याद रख सकते हो क्या ये चीज, कि इन रेडियस के अंदर सिर्फ ये एक डंडा होता है, हाइपोटेन्यूज के अंदर ये एक और ये एक, बाकी के 2 पूरे हो जाते हैं। तो इन रेडियस और हाइपोटेन्यूज दोनों मिलकर सेमी पेरीमीटर बना ले, सिर्फ इतना याद रख। उसके बाद इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल खींच दें, इसके बाहर एक सर्कल खींच दें, इसका सर्कम सर्कल हम खींच दें, तो आपको पता होगा कि भाई साहब ये जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस अगर आर है, बिकॉज हमेशा सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जा सकती है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सेंटर होता है अगर चारों तरफ इसके एक आप सर्कल खींचोगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं ये। क्लियर है? क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, चलिए जी। तो एग्जामिनर ने यह बताया है कि भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस जो है कितना है 3 है, उसका सर्कम रेडियस 12.5 है। अगर सर्कम रेडियस 12.5 होएगा तो हाइपोटेन्यूज कितना होएगा? हाइपोटेन्यूज 25 होएगा। वो स्टूडेंट मेरे को यही बोल रहा था, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था कि सर अगर ट्रिपलेट नहीं आया, ट्रिपलेट मत आने दो, टेंशन ना लो, अभी देखो सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस हाँ आगे से इसको ध्यान रखना, आगे ये आपके सीजीएल में भी आ सकता है। ये नहीं है, ये मैंने अभी यानी कि इस क्वेश्चन को देखकर बनाया है। अभी मैं कुछ दिन बिजी था, इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहा था, आपको मिलेगा कुछ तो उसके अंदर भी है। ठीक है, तो हाँ जी अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द एरिया। तो भाई साहब इन रेडियस की बात हो रही है और एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है? आर इंटू एस। आर उसने बता रखा है, जी हाँ बता रखा है 3, और एस क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था, इन रेडियस और हाइपोटेन्यूज को मिलाकर बनता है भाई एस। इन रेडियस और हाइपोटेन्यूज 28, 28 3 84, तो बताओ, दैट्स इट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद हाइट 3.464।
तो हाइट दे रखी है, हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2a, यानी कि √3/2a इज इक्वल टू 3.464। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ के कारण ले रखा है। क्यों? क्योंकि √3 इज इक्वल टू 1.732। कई बार बच्चे √3 की वैल्यू ये ना रख के √3 में ही उलझे रहते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू रख लोगे तो हो सकता है आगे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसी बात नहीं है? तो हो सकता है सीजल में तुरंत आ जाए, तो आपको ये मदद रहेगी। तो √3 की जगह जैसे ही आप ये रखोगे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली डबल है, वो आपको दिख रहा होगा, इसका एग्जैक्टली डबल है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4×3=12। दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके, ए ट्रेंगुलर फील्ड हैज साइड्स दिस, ये साइड है एक ट्रेंगुलर फील्ड की, और भाई साहब ट्रेंगुलर फील्ड को लेवल करना है। वो लेवल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उसके अंदर बाद में क्रिकेट खेला जाएगा, और उसका रेट है लेवल करने का ₹10.5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा अंदर, फील्ड के अंदर लेवलिंग अगर हमने करनी है कि भाई कितना एरिया है, फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, जी हाँ साइड्स गिवन है, और एरिया निकालना है। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों पूछ रहा था, बिल्कुल सिंपल सा तो है ये क्वेश्चन भाई। ये हम इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेंगे, इसकी साइड्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो उनको छोटा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 से डिवाइड करो सबको, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, 4 कॉमन लोगे तो ये 15, ये 28, ये 41। तो मैं क्या करूँगा, 4 मैंने कॉमन ले रखा, मैं इस छोटी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। बड़ी ट्रायंगल की साइड 4 गुना है तो एरिया 16 गुना होगा, तो 16 गुना बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका 16 गुना, तो इसका एरिया तो ईजिली आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है। सेमी पेरीमीटर निकालो जरा, क्या है, 40 और 20 60 और 70 और 14 84, 84 सेमी पेरीमीटर, तो 84 पेरीमीटर, 42 सेमी पेरीमीटर। मेरा दिमाग तेज चल रहा है आज, जुबान कम है क्योंकि मैं मंदी चल रही है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये बनाना चाह रहा हूँ। 42 - 41 दैट इज़ 1, मैं जल्दी अपलोड करना चाह रहा हूँ कि जल्दी एग्जाम से पहले सब देख पाएँ। देन 42 - 28 14, देन ये क्या हो जाएगा जी 27। तो मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से, तो 1/14 यहाँ पर है, 1/14 थी 42 ये है, तो 2/14 की जगह 1/14 आ जाएगा, और 27 3 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया, और रेट क्या है जी, रेट है 21/2। तो बस भाई अब आगे तो आप कर ही लोगे, ठीक है, इजी है, नॉट ए बिग डील, इसीलिए कर लोगे। 14 8 112, 112 900 1008, 1008 इंटू, ये तो है ही आसान, 21 168, ऐसा है क्या, तो ठीक है जो भी, हाँ ऐसा ही है। चलो, इन ए सर्कल chord AB and diameter CD intersect at E and O is center। ओके, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये बताओ जल्दी, मेरा एग्जाम है, ये CHSL में आया है, मेरा 1-2 दिन बाद एग्जाम है, मुझे आपसे गुस्सा भी हो गया था, मतलब टीम ने ये बोल दिया उसको, यार ऐसे एक एक बच्चे के डाउट थोड़ी ना सर सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि ऐसे ही मतलब कोर्स खरीदा है, ये है वो है, मतलब मेरा, फिर मैं कहा भाई अच्छा इतना गुस्सा हो रहा है, तो उसको फिर मैंने सॉल्व करके भेजे, 4-5 क्वेश्चन उसने भेजे थे। तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इसके पीछे क्या है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अब ध्यान से सुन लो, पहले कर रखा हो या ना कर रखा हो ध्यान से सुन लो। अगर अपने पास एक सर्कल है, 2 केसिस हैं, अगर उसके अंदर अगर उसके अंदर 2 कोड हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 2 केसिस हैं, वो दोनों कोड सर्कल के अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर दोनों कोड ऐसी भी हो सकती हैं कि वो ऐसे हों तो वो बाहर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। मैं दोनों केसेस आपको समझा दूंगा, शांति से बताते हैं यार, आप तेज स्पीड में देख लेना। ओके, तो अब ध्यान से सुन लो, पहली कोड मैंने ले ली काली कोड जिसका नाम है AB, पहली कोड काली कोड जिसका नाम क्या है AB। दूसरी कोड मैंने ले ली ब्लू कलर की कोड, नीली जीवा, जिसका नाम है CD। ओके, और यहां पर है जी सेंटर। तो जो मैं आपको कंसेप्ट कराने जा रहा हूं वो मैं आपको प्रूव नहीं करवाऊंगा, सीधा मैं अभी आपको याद करवाऊंगा, अभी एग्जाम में हम करते क्या हैं, यहाँ पर 2 कोड हैं, एक काली कोड एक नीली कोड, एक सिरा पकड़ते हैं काली कोड का, एक सिरा पकड़ते हैं नीली कोड का, मतलब 2 कोड हैं, एक सिरा एक कोड का, एक सिरा दूसरी कोड का, कैसे भी पकड़ लो रूल लागू होएगा। ये एग्जामिनर ऐसा बहुत बार करता है और सालों से करता रहा है और करता रहेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये जो सेंटर है ये हमने O मान लिया, एक सिरा काली कोड का एक सिरा ब्लू कोड का, और ऐसे पकड़ के आपको बोलता है ये एंगल है जी X,
फिर जो बाकी बचे हुए सिरे हैं वो पकड़ के आपको बोलता है ये एंगल है जी वाई। और ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों कोड का, इसको मैं मान लेता हूं जी पी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। एग्जामिनर ने आपको कौन कौन से एंगल बताए हैं? एग्जामिनर ने आपको एंगल बताए हैं एंगल एओसी, इस एग्जाम्पल के अंदर बता दिया कि भाई एक्स है, और उसने आपको बता दिया एंगल बीओडी कि भाई वाई है। तो अगर आपको ये वाले एंगल बता दिए तो इस ओ की जगह पी कर लो बस। तो एंगल पी मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एंगल ए पी सी, एओसी का क्या बन जाएगा ए पी सी, वो बराबर होगा इस ओ की जगह पी कर लो बस एंगल बी पी डी के बराबर। और ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे? बिकॉज ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। करके देख लो, ए पी सी ये वाला एंगल और बी पी डी है कि नहीं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होंगे और ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होंगे। तो एग्जामिनर करेगा क्या? जरूरी नहीं है आपसे ये एंगल पूछेगा। कई बार बच्चों को आदत हो जाती है जोड़ के हाफ कर दो, जोड़ के हाफ कर दो। ना ना ना, वो कभी कभी ये वाला ही पूछ लेता है। तो ये वाला आप निकाल सकते हो, 180 में से इसको घटाओ और इसको, मतलब ये निकालो और 180 में से इसको घटाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन करके देखें, या फिर मैं आपको दूसरा और करा देता हूँ, साथ साथ दूसरा केस और कर लो, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरा केस ये कहता है कि अगर दोनों कोड यहां पर तो अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दोनों कोड, कई बार घर वाले बोल देते हैं यहाँ पर नॉन वेज नहीं खाना घर में है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं खाना बाहर खाओ। तो अंदर इंटरसेक्ट नहीं करना, बाहर इंटरसेक्ट करो। ठीक है, तो ये अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये बाहर किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये यहाँ पर सेंटर है। केस तो सेम है, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ, ये अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब अंदर इंटरसेक्ट करें, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अंदर इंटरसेक्ट तो प्लस वाला, बाहर इंटरसेक्ट करें तो माइनस वाला। तो ये जो पॉइंट है ये ओ है। मैंने एक कोड का सिरा पकड़ा, दूसरी कोड का सिरा पकड़ा और एंगल बना दिया सेंटर पर एक्स। एक कोड का सिरा पकड़ा, दूसरी कोड का सिरा पकड़ा, एंगल बना दिया है जी वाई। तो ये जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, अब तो एक ही एंगल बनेगा, वहां पर तो दो बन रहे थे। तो ये जो एंगल है ये इनके डिफरेंस का हाफ होएगा। वहां पर सम का हाफ था, यहाँ पर डिफरेंस का हाफ है। ठीक है, सिंपल बात है। अब क्वेश्चन करूं, चलो जी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बता रखा है? अब ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम अच्छा बने या ना बने टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन यही है, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन दोनों के सिरे पकड़ पकड़ के करवा रखा है, तो हमने डायग्राम बनाना ही क्यों है? मतलब कि अच्छा क्यों बनाना है हमने? हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना। ठीक है, तो इन ए सर्कल कोड ए बी एंड डायमीटर सी डी। तो ये जो डायमीटर है ये सी डी है। ओके, और अब डायमीटर भी तो एक कोड ही होता है ना, तो इसके ऊपर भी वही कंसेप्ट लागू होगा। सी डी डायमीटर है और कोड क्या है जी? कोड इज ए बी। ओके, ये ए बी है, ये लाल कोड है, और ये अपना सेंटर होएगा, मान लो ओ। सेंटर ओ है जी, है। इंटरसेक्ट एट ई, ये ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी। एंगल ए ओ सी इज 104। एंगल ए ओ सी 104 नहीं दिख रहा, लेकिन टेंशन मतलब, हाँ दिख भी रहा है, चलो ठीक है। अगर नहीं भी दिखे तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? काली वाली कोड है, लाल वाली कोड है, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बार एक कोड का सिरा पकड़ा, दूसरी कोड का सिरा पकड़ा और सेंटर पर एंगल बना दिया। अब एक कोड का सिरा पकड़ेंगे, दूसरी कोड का सिरा पकड़ेंगे और सेंटर पर एंगल बनवा देंगे। एग्जैक्टली सेम काम है। अब इन्होंने क्या बोला है? बीओडी। जब आपको ये केस समझ में आ जाए कि अच्छा ये है, दो कोड है, उनके एक एक सिरे पकड़ के सेंटर पर एंगल बनवा रहे हैं, तो टेंशन काहे लेनी डायग्राम बनाने ना बनाने की। सिंपल सा एक बार समझ लो ऐसे, और फिर हम देखते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एओसी और बीओडी की गिवन है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ई। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एईसी, ओ की जगह ई करो, ओ की जगह ई करो, और बीईडी की मिलेगी जो इनके सम का हाफ होएगा, क्योंकि अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। तो 104 और 2 146/2 73 सेंटीमीटर होएगा। ये एईसी और बीईडी कहाँ पर है? एईसी, ये और ये 73 होएगा। पूछा क्या है? पूछा उसने है एईडी। अच्छा, एईडी यानी कि ये वाला पूछा है, तो 180 में से ये गया 160 डिग्री, खत्म कहानी। ओके, इंटरएंगल ए बी सी, ठीक है जी। ये वाला भी आपको बता देते हैं, दो केसेस हैं इसके अंदर, दोनों के दोनों केसेस कवर कर देता हूँ। एग्जाम के पास यही तो फायदा होएगा आपको कराने का। तो दो केसेस ये हैं, दो ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल है
है, जिसकी साइड्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक ऐसी ट्रायंगल है, ऐसी लंबी सी। खासियत क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल की मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं, ये माध्यकाएं हैं, मीडियंस हैं, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस ट्रायंगल की साइड्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इसकी मैं मीडियन बनाऊंगा तो वो ये रहेंगी। तो इन दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना आपको ये रटवा दी जाए। तो आपको कैसा लगेगा जी? तो आपने करना क्या है, देखो यहाँ पर है क्या, एक ट्रायंगल के अंदर मीडियन ड्रॉ की गई है, यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन ड्रॉ की गई है। यहाँ पर साइड्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर मीडियन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रायंगल में मीडियन खींचो, कभी मीडियन 90 पर इंटरसेक्ट करें, कभी साइड 90 पर इंटरसेक्ट करें। तो इनके कुछ मैं आपको फॉर्मूले रटवा दूंगा, अभी आपको याद हो जाएंगे। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, आपको करना है 5bc², यहाँ पर भी आपको करना है 5bc² इज इक्वल टू जो चीज़ 90 पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे दूसरी को पकड़ो। यहाँ पर 90 पर क्या इंटरसेक्ट कर रही है, साइड्स, तो मीडियन को पकड़ो, CE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पर 90 पर क्या इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर 90 पर इंटरसेक्ट कर रही है जी मीडियंस, माध्यिकाएं, तो साइड्स को पकड़ो, इस साइड के अलावा, BC के अलावा AB और AC। अब एक छोटी सी बात और क्या, कि जब हमने मीडियंस ली थी ना, CE और BD, याद करने के लिए बता रहा हूँ बस, जब हमने मीडियंस ली थी, मीडियंस में कम ताकत होती है, मीडियन साइड, सारी साइड के कंपैरिजन में सारी मीडियन छोटी होती हैं। टीम बनाओगे तो इन बेचारों को एक 4 की ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए, अदरवाइज ये छोटी रह जाएंगी। तो ये 4 किस में होगा, बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, 4 उसमें होगा, इसमें होगा, जहाँ पर मीडियंस छोटी पड़ जाती है बेचारी। और मीडियन 90 डिग्री पर कब इंटरसेक्ट करती हैं, तब करती हैं जब चोंच वाली ट्रायंगल हो, जब साइड्स बड़ी बड़ी हों। जब साइड्स बड़ी बड़ी हैं तो अकेले संभाल लेंगे इस साइड को। तो भाई इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन दोनों के ऊपर। तो अब देख लेते हैं अपना यहाँ पर कौन से वाला केस है। इन ट्रायंगल ABC, ओके जी। अब ट्रायंगल को टेढ़ा बनाओ या सीधा बनाओ, है आपको केस पहचानना आना चाहिए कि अच्छा साइड 90 पर और मीडियन दे दी, मीडियन 90 पर और ट्रायंगल दे दी, ऐसे, ठीक है। तो एंगल A जो है वो 90 है, और उसने क्या बता रखा है, BD एंड CE आर मीडियंस, BD एंड CE आर मीडियंस इफ BC इज 10। तो अब आपको ये पता होना चाहिए इस केस में क्या, कि 5bc² इज इक्वल टू, अब साइड 90 पर है तो भाई साहब मीडियन लेना पड़ेगा, BD² प्लस CE², और हमें पता है मीडियन ले रखे, मीडियन में उतनी ताकत नहीं होती, उनको 4 देना पड़ता है ताकि वो कंपेयर कर पाएँ, टक्कर ले पाएँ इसकी, ठीक है। तो अभी एग्जामिनर इन 3 में से 2 चीज़ें बता देता है, BC दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 इंटू BD² BD, अच्छा BD उसने पूछी है, BD² प्लस CE², तो इसका स्क्वायर 5 5 25 गुणा 13/4, ओके जी। तो इस 4 से मैं इधर काट दूँ तो ये बात बनी जाएगी, या फिर 4 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मन ही मन में, ये हो जाएगा 4BD², 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म हो गया। ये 25 इंटू 13 है, ये 25 इंटू 20 है, 500, 25 इंटू 20, तो 25 इंटू 13 इधर लाया तो 25 तो कॉमन हो गया, 20 माइनस 13 7, तो 25 इंटू 7 175 इज इक्वल टू 4BD², तो 4 इधर आ गया। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे, ओके। इन ट्रायंगल ABC AD BE and CF आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है तो बिकॉज मैं तो मेमोरी वेस्ट करवा रहा हूँ, है नहीं, ठीक है। ABC AD BE NCF, ये एल्टीट्यूड है, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी ऑफ कोर्स। एंगल BAC इज 45, एंगल BAC जो है वो 45 है, और कई तरीक़ों से किया जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरीके से होएगा, कई तरीके हैं, कहीं से भी पूछड़ पकड़ लो क्वेश्चन की, वहीं से हो जाएगा, ठीक है। एंगल BED इज 25, एंगल BED ये वाला एंगल 25 है, ओके जी।
अब इन्होंने क्या पूछा, एंगल DBE ये वाला इन्होंने पूछा है। ठीक है, मैं एकदम से आपको इसलिए नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूं कि आपको स्ट्राइक करे, पॉज करके एक बार देख लो। हिंट दे देता हूं कि किसी सर्कल के सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, किसी सर्कल के सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, या फिर अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 का ही बनेगा, वो हमेशा 90 का ही बनेगा। या फिर अगर ऐसे दो एंगल 90 के बन रखे हैं तो यानी कि एक सेमी सर्कल के ही अंदर है। और सिर्फ 90 के बनने की बात नहीं है, अगर दो एंगल ऐसे सेम बन रखे हैं लाइन के एक तरफ, थीटा और थीटा, यानी कि ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक हैं, एक सर्कल के अंदर ही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर AEB और AEB और ADB ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी हम हेल्प लेंगे। क्लियर है जी? तो चलिए इसकी हेल्प ले लेते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर 25 डिग्री का है, तो ये जो आर्क है ये यहाँ पर 25 का बना रहा है, तो ये यहाँ पर भी 25 का बनाएगा। यहाँ पर अगर 25 का बनाएगा 25, ये 45 है तो ये बच जाएगा 20। और अगर यहाँ पर ऐसे 20 है तो यहाँ पर भी 20 होएगा। अगर ये वाला आर्क यहाँ पर 20 बना रहा है तो यहाँ पर भी 20 बनाएगा जहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। ओके जी। अगर ये नंबर 3, 7 एंड 11 से डिविजिबल है तो इस चीज़ की वैल्यू बताओ। ओके, 3, 7 एंड 11 अगर इनसे डिविजिबल है तो 7 ये 21 इंटू 11 231, तो 231 से भी ये डिविजिबल होगा। तो एक बार x और y की जगह पर आप ये देख लो कि 67200 इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 231 से डिविजिबल है। फिर हम देख लेंगे, फिर हम इनको एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट कौन से आने चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 231 से डिवाइड करते हैं जी। 231 2 जा 462 हो जाएगा 210, एक 0 उतार ली तो 9 पर जाएगा, 9 एक कम 9, 23 में 207, तो ये बच जाएगा 21, एक और 0 उतार ली, लास्ट 100 बची थी। तो अभी यहाँ पर 210 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस नंबर को पूरा डिवाइड करने के लिए 210 को छीन लो, लेकिन 210 को जब आप छीन लोगे तो यहाँ पर 672 नहीं बचेगा। यहाँ पर 672 का बचना जरूरी है। छीन भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, ये नहीं है कि हमने सिर्फ देना ही है यहाँ पर वैल्यू, लेकिन अगर हम छीन लेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं बचेगा ना जी, 672 तो बचना चाहिए। तो इसे कौन सा एक्स्ट्रा नंबर दूं कि ये 231 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 21 दे दूं तो ये 231 हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर 21 होता तो 231 यहाँ पर आया होता, 231 9 जा की जगह 10 जा गया हुआ होता। ठीक है, और ये डिवाइड हो गया होता, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो 6 दूनी 12 और 5 17, 17 विल बी द आंसर। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन k इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल का क्या मतलब है जी? 3 से डिविजिबल होना और 2 से डिविजिबल होना। 2 से डिविजिबिलिटी क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी है कि या तो यहाँ पर 0 होएगा या यहाँ पर इवन होएगा। देख लेते हैं। तो इसका मतलब k जो है वो या तो 0 है या फिर इवन है। ओके, तो 2 की डिविजिबिलिटी हमने फिक्स कर ली। अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 गया, 5 और 4 9 गया, 6 गया, सिर्फ k और k बच गए, यानी कि 2k जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो k के पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 0 बन जाऊँ या कोई भी इवन डिजिट बन जाऊँ। तो अगर k 0 बन गया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 0 डिविजिबल है ना। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब ये जैसा भी क्वेश्चन आया था उसके बेस पर मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा बोल दिया हो k इज़ नॉट इक्वल टू 0 और k की वैल्यू पूछ ली हो। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई कंडीशन लगाई हो, k की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली हो, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। या फिर ऐसा नंबर ढूंढो इवन कि k की वैल्यू इवन भी हो और ये जो संख्या बनेगी 3 से डिविजिबल भी हो। तो भाई साहब ये तो 3 से डिविजिबल है नहीं, इसी को 3 से डिविजिबल करना पड़ेगा k को। तो 3 से डिविजिबल भी हो और इवन भी हो, यानी कि 6, तो k की वैल्यू 6 भी हो सकती है। 6 भी तो हो सकती है, फिर 6 दूनी 12 डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ओके, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 2100 रुपये इज सोल्ड एट k% प्रॉफिट। अनदर आर्टिकल कॉस्टिंग ₹3150 इज सोल्ड एट k% लॉस। एक आर्टिकल को k% फायदे पर बेच रहे हैं, एक को k% लॉस पर बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ओके जी, तो यानी कि 2100 रुपये को अगर हम k% बढ़ाते हैं
तो k% कैसे बढ़ाओगे? बिल्कुल देसी स्टाइल में बढ़ा दो। ये लो, इससे देसी और क्या होगा। अगर इसको मैं k% बढ़ाऊं और इसको मैं k% घटाऊं तो ये दोनों सेम जगह पहुंचते हैं। ओके, 100 से 100 गया। उसके बाद अगर आगे कट सकता है तो काट लो। 1 0 से 1 0 हो गई। उसके बाद ये किससे कटेगा? 5 से भी कट रहा है, 3 से भी। 15 15 एकम 15 चौके 60, 15 दूनी 15 एकम 15, 7 दूनी 14, 7 21। ओके, देखो मन ही मन में ऐसे देख लो। मैं मन ही मन में इसको ऐसे देख लेता कि दिस इज 3/2। हम इनको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन में जब मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ 100 माइनस के है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो की फॉर्म है ना। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पर तो 100/k बनेगा। यहाँ पर 3 और 2 5, 3 + 2 5, 3 - 2 1 बनेगा। तो फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 20%। दैट्स इट, द वैल्यू ऑफ k इज 20%। या फिर ऑप्शंस यूज कर सकते थे, लेकिन लाइक इसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 20 to 25 सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ना भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में क्या होता है, आखिर में 20 दे रखा हुआ है, बिना वजह फंसते घूमो आप। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू, यार ये क्वेश्चन तो पहले ही पूछा है, ये बस वैसे ही मैंने ले लिया। क्यों ले लिया कि ये फिर से आए तो ऐसी चीज़ आप देख पाओ, है बिना वजह आप पाइथागोरस ना लगाते घूमो। AB इक्वल टू AC आइसोस्केलस ट्रायंगल है और इसकी एल्टीट्यूड 12 बता दी। तो मेरे को एक बात बताओ, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो नीचे वो मीडियन का भी काम करती है। तो नीचे वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, आप बोलोगे जी हाँ। तो अब एग्जामिनर ने क्या बताया कि पेरीमीटर 36 है, तो पेरीमीटर 36 है। ओके जी, तो पेरीमीटर किस किस चीज से बना है? पूरी साइडों के सम से। तो एक बार सारी साइडों को देखना जरा, पेरीमीटर में क्या क्या है? ये है और ये है, ये है और ये है। तो पेरीमीटर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो, AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। तो अगर पूरा पेरीमीटर 36 है तो ये और ये 18 होएगा, 36 का हाफ। और यहाँ पर आपको 12 दिख रही है। अगर आपको ये स्ट्राइक कर जाए कि 5 12 13 और 13 और 5 18, तो आप डायरेक्टली फिर आप बता सकते हो कि BC विल बी इक्वल टू 10। अगर आपको ये ना स्ट्राइक करे तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि AB + BD 18 है, तो भाई इसको x मानो, इसको 18 - x मानो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और निकाल लो x की वैल्यू, सिंपल सी। एवरेज वेट ऑफ 20 मैन इज 54 kg। 20 बंदे हैं, 20 मैन हैं, उनका एवरेज वेट 54 kg है। द नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इज 4 मोर देन मैन। तो वीमेन और चिल्ड्रन, हमें पता नहीं कितनी वीमेन है कितने चिल्ड्रन हैं, लेकिन ये मिलाकर मैन से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि 24 है, इतना हमें पता है। द एवरेज वेट ऑफ वीमेन इज 47 एंड चिल्ड्रन इज 31। वीमेन का 47 है, काफ़ी फिट हैं, एंड चिल्ड्रन इज 31, ये काफ़ी ओबेस हैं। चिल्ड्रन हो गए 31 एवरेज वेट। इफ़ द एवरेज, पबजी खेल रहे हैं शायद दिन रात। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल दीज पर्सन इज 48 kg, और सारे पर्सन का जो एवरेज वेट है वो 48 kg है। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन। ओके जी, करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता है? यहाँ पर हमें एक बात पता है। देखो, एक बार इनको भूल जाओ, 47 एंड 31, एक बार इनको भूल जाओ। हम इसको कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 ग्रुप मानो अपने मन में, कि एक तो ये ग्रुप है, इसमें कुछ बंदे हैं, मैन हो वीमेन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पर्सन है, यहाँ पर कुछ पर्सन है। यहाँ पर इस ग्रुप में कितने पर्सन है? 20। इस ग्रुप में कितने पर्सन है? 24। ठीक है, इस ग्रुप की एवरेज पता है, इस ग्रुप की मिलाकर एवरेज नहीं पता है, क्योंकि मिलाकर एवरेज तो तभी पता चलेगी ना जब इनका रेशियो पता चलेगा। ओवरऑल एवरेज पता है तो इनकी एवरेज आप निकाल सकते हो। इस ग्रुप की पता है, ओवरऑल पता है, और नंबर भी पता है, तो निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो। वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हो, रेशियो को भी यूज कर सकते हो, या फिर मतलब रेशियो को भी यूज कर सकते हो। 4 5 20, 4 6 24, 5 × 54 प्लस 6 × x डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 48, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 48 से कितना ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है। अगर ये 6 ज़्यादा है, टोटल कितने पर्सन है जो 6 ज़्यादा है? 20। तो 20 × 6 120। अगर यहाँ पर 120 ओवरऑल वेट ज़्यादा है तो यहाँ पर 120 कम होगा बैलेंस करने के लिए। एवरेज के साथ बैलेंस तो करना ही है, ठीक है जी। तो वहाँ पर 120 कम होएगा। अब ये 120 जो कम है, ये कितने लोगों ने
लाइक ओवरऑल जो 120 कम है एवरेज से, वो कितने लोगों ने मिलकर कम किया है? 24 लोगों के अंदर बटी हुई है, ये कमी बटी हुई है। प्रॉफिट भी बढ़ता है, कमी भी बढ़ती है एवरेज में। तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आया? 5, यानी कि एवरेज कितनी है? इनकी एवरेज है जी 43। तो दो ग्रुप हैं, वीमेन का एक चिल्ड्रन का, दोनों की मिलाकर 43 है। इसकी 47 एवरेज, इसकी 31, मिलाकर 43। एलिगेशन लगा सकते हो कि नहीं? लगा सकते हैं जी। 12 और इन दोनों के बीच में फर्क कितना आएगा? 4। तो 3:1 का रेशियो है। ठीक है, अब हमने बताना क्या था? हमने बताना था वीमेन और चिल्ड्रन में फ़र्क। तो 3 एकम 4, 4 का 6 गुना, यानी कि 18 और 6 हैं, ये 18 हैं, ये 6 हैं। 3:1 रेशियो में मैंने बांट दिए, दोनों के बीच में फ़र्क है 12, यानी कि 12 इंच था। ओके, एक और क्वेश्चन, ये एमपीजी का क्वेश्चन मिला भाई, ऑनलाइन ही मिला यूट्यूब पर। अब ये मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली आया कि नहीं आया, बट क्या है, हम बता तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसने बताया है कि बी ई जो है वो मीडियन है, यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका? बी ई का, इस मीडियन का मिड पॉइंट है। ठीक है, और सी एफ से गुजरते हुए सी एफ डी पर इसको इंटरसेक्ट करती है, ए बी को। तो हमें ए डी की वैल्यू गिवन है और हमने ए बी की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, ये 1:1 रेशियो में बांटता है ये पॉइंट इन दोनों को। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को 1:1 रेशियो में बांटता है। तो जब भी हम एमपीजी लगाते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो भी लाइन्स हैं जिनके बारे में हमें रेशियो की पूरी जानकारी है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसका वेट मैं सबसे पहले मानता हूँ। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का वेट मैं सबसे पहले मानूंगा। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, तो इसके वेट को मैंने 2 मान लिया। ठीक है, तो इसका वेट भी 1 हो जाएगा, इसका वेट भी 1 हो जाएगा, मिड पॉइंट है। अब देखो इस एक को कोरस्पॉन्ड करता है 2, तो इस एक को कोरस्पॉन्ड करेगा 2, तो यहाँ पर वेट 2 + 2 4 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 4 का हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखो यहाँ पर वेट 2 है, यहाँ पर वेट 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1। तो अगर 2 को 24 कोरस्पॉन्ड करता है तो 1 को 12 कोरस्पॉन्ड करेगा। तो बी डी की वैल्यू 12 है, लेकिन हमसे बी डी नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए बी, यानी कि ए से लेकर बी। 24 + 12 दैट इज 36। दैट्स इट। तो भाई ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी मदद होएगी इन सभी क्वेश्चन से, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आगे अच्छा देकर आना। और जाते जाते एक बात है, इस वीडियो से जाते जाते एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम का एंड है, तो नॉलेज तो इतनी आपकी, अभी मान लो आपका 5 दिन के बाद एग्ज़ाम है, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, इतना भी ज़ोर लगा लो, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी। और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ज़ोर भी मत लगाना इतना, ठीक है, कि आप टेंशन में आ जाओ। एक चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, अगर एक चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, आप उसके ऊपर दिमाग लगाओगे, उसके ऊपर ज़ोर लगाओगे, तो कुछ असर दिख सकता है नंबरों में। उसको ख़राब करोगे तो शायद गड़बड़ भी हो जाए। तो क्या इम्प्रूव हो सकता है? पेपर देने का माइंडसेट, पेपर देने की स्ट्रेटजी, वो माइंडसेट पे ही स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। तो क्या सेट हो सकता है? बार बार यही रिवाइज करते रहो, बार बार। अगर कोई क्वेश्चन टफ आया और मेरा टाइम वेस्ट करने लगा तो उसे छोड़ दूंगा, अगर क्वेश्चन टफ आया तो टाइम वेस्ट करने लगा तो उसे छोड़ दूंगा। मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ, गारंटी से, अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है, आप उसे छोड़ देते हैं तो आपका फ़ायदा होता है। मतलब मेरा आपका नुकसान करके ऐसे कोई फ़ायदा थोड़ी है कि आपको झूठ बोल दूंगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अभी जो मॉक टेस्ट आप दोगे एग्ज़ाम से पहले, 1-2 वहाँ पर लगा कर देख लेना। अगर आप मेरी इस बात को समझ पाए, अमल कर पाए, तो आपका पेपर ख़राब होने से तो बच ही जाएगा। अगर अच्छा ना हो इस बात की वजह से, क्योंकि हम पेपर के बिल्कुल पास हैं, ख़राब होने से बच जाएगा। क्योंकि आप इस बात के कारण ख़राब करा सकते हो। हर साल लाखों कैंडिडेट ख़राब कराते हैं अपना पेपर। ये मत सोचना कि आप कुछ यूनिक हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर गड़बड़ करेंगे, स्ट्रेटजी में खराबी करेंगे, तो आप ख़राब करा लोगे। तो करना क्या है? अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा है, उस भाई साहब को छोड़ दो। उसके भी उतने ही नंबर हैं जितनी उसके 3-4 क्वेश्चन आगे एक ईजी क्वेश्चन बैठा है उसके। अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा वक्त देना भी है, कब दोगे? जब सारे क्वेश्चन कर चुके होगे, जब सारे में से गुजर चुके होगे, कि जो आसान आसान है वो मैंने कर लिए हैं, उसके बाद आप उसको वक्त। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही।
और बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि भाई पहले इवन कोचिंग सेंटर के बारे में नहीं जानते थे, तो अपने कोर्सेज़ हैं जो अपनी ऐप के ऊपर मिलते हैं, उनके अंदर ये सारी खासियत हैं। तो ये अपनी ऐप है। यहाँ पर फ्री पीडीएफ स्टोर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए, तो ये जो फ्री पीडीएफ स्टोर है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? यहीं पर अपना सारा मटेरियल रहता है। जो बाकी वीडियो यूट्यूब वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो भी यहीं पर मिल जाएंगी। और हाँ, अपनी करंट अफेयर की वीडियो भी देख लेना, पिछले 1 साल की और पिछले 6 महीने की जो हमने डाली, उसमें आपके कवर हो जाएंगे सारे। ठीक है? तो दैट्स ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में।